हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमसे हमारा घर बार सब छिन गया। पहले हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, अब अचानक से सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास ये जंगल तो है जिससे हम अपना घर बना सकते हैं। इस बरगद के पेड़ के तने से हम अपना घर बसाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये लोग अच्छे खासे घर से बेघर हो गए? जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। कितनी ज्यादा ठंड है। प्रीति, जल्दी एक काम करो, हीटर ऑन कर दो। सीमा और प्रीति दोनों आराम से हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। ज्यादा ठंड लगने पर प्रीति हीटर ऑन कर दिया। हाँ, अब आ रहा है ना मजा। घर में हवा का माहौल ही बदल गया। इस कड़कड़ाती ठंड से हीटर ने हमें बचा लिया। तभी वहाँ दोनों की सांस शांति आती है और उन्हें अब तक मूवी देखते हुए कहती है, सर्दी आती थी कि तुम दोनों सबसे बड़ी काम चोर बन जाती हो। अरे मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने काम चोरी में पीएचडी कर रखी है। भला पूरा दिन इतना आलस कौन करता है? तो मम्मी जी आप ही बता दीजिए, आपका कौन सा काम अटका हुआ है? नौकरानी आती है, घर की साफ सफाई करके चली जाती है। नाश्ता हमने आप सबका बनाकर खिला दिया है, कपड़े बर्तन सब कर दिए थे, तो फिर बचा ही क्या काम है मम्मी जी? दोपहर का खाना घर पर बनाना चाहिए था ना, तुमने तो बाहर से ही मंगवा लिया। उसी काम चोरी की कह रही हूँ। अरे मम्मी जी, कभी कभी तो बाहर से खाना मंगवाते हैं हम। अब एक बार बाहर से खाना मंगवा भी लिया तो कौन सी बड़ी आफत हो गई? अब हमें भी तो बाकियों की तरह सर्दी में थोड़ा बहुत आराम करने को मिलना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहती हूँ सब झंझट छोड़ो, आप भी हमारे साथ बैठकर मूवी देखो। चलो ठीक है, वैसे भी मूवी देखने का मजा अलग ही होता है सर्दियों में। अब सास होने के नाते शांति पहले दोनों को कस के ताना दे देती है, फिर आराम से उनके साथ बैठकर मूवी देखती है। वहीं दूसरी तरफ शाम को काम करके रोहन और यश भी घर वापस आ जाते हैं। अरे बाहर बड़ी जोर की कड़कड़ाती ठंड है। अब बस जल्दी से रजाई कंबल मिल जाए तो मजा आ जाए। उससे पहले गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, उसके बाद ही रजाई या कंबल के सपने देखना। अरे समझा करो, आज बहुत ठंड लग रही है, कम से कम आज तो हमें बिस्तर पर। रोहन आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही सीमा उसे रोक देती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, बिस्तर पर खाना किसी को भी नहीं मिलेगा। खाना खाना है तो यही सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाया जाएगा। जो उसूल है वो उसूल है। अच्छा ठीक है, अभी गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ, फिर खाता हूँ खाना सबके साथ बैठकर। इतना कहकर रोहन मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। इस बार प्रीति हंसते हुए कहती है, जेठ जी ने भी कैसे बच्चों की तरह मुंह फुला लिया, हम बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे थे। रोहन गीजर ऑन करता है और उसके बाद गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर चला जाता है। उसके बाद यश भी गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर वहाँ से चला जाता है और रात को सभी साथ में बैठकर अच्छे से डिनर करते हैं। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। इस बार हमारी सर्दियाँ कितनी अच्छी बीत रही हैं। काम तो बिल्कुल सही चल रहा है ना बेटा? अरे हाँ पापा जी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास तो फ्यूचर के लिए भी बहुत सी सेविंग्स है, इसलिए सब रिलैक्स करो। 2 साल पहले ही रोहन ने अपने दोस्त पवन के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था और शुरुआत में उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पवन के घर में इस बार फिर से आपको सिर्फ चौथा हिस्सा ही मिला। मैंने कितनी बार कहा है कि एक बार उन लोगों से बात कर लो। लेकिन मैं भला इस बारे में उन लोगों से कैसे बात कर सकता? अरे शुरुआत में जब मैंने जितनी पूंजी लगाई थी उसके हिसाब से ही मुझे शेयर मिलेगा, और फिर वो 2 भाई का हिस्सा है और हमारा अकेले का। भले ही 2 भाई का हिस्सा है, लेकिन रहते तो एक घर में है, सारा पैसा तो एक घर में ही जाता है। सेम बिजनेस में पार्टनर्स होते हुए उनके और हमारे अंदर कितना फर्क है मुझे नहीं पता। कैसे भी करके बिजनेस में अपना शेयर बढ़ाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। फिलहाल तुम गर्मा गर्म खाना लगा दो, हीटर के सामने बैठकर खाना खाने का तुम बताइए अलग है। अगले दिन पवन इस बारे में यश और रोहन से बात करता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पवन? तुम तो अच्छे से जानते हो कि चौथा हिस्सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए। हम उस हिस्से में से तुम्हारा हिस्सा कैसे बढ़ा सकते हैं? वो हिस्सा तो बहुत जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, उस हिस्से को हटाकर हम तीनों का तो बराबर ही हिस्सा है, तो हम अपने हिस्से में से तुम्हें कैसे दे सकते हैं? अरे यश रोहन, तुम दोनों मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मैं भला तुम दोनों का हिस्सा कैसे मार सकता हूँ? मैं कहना चाह रहा था कि क्यों ना जो चौथा हिस्सा है हम उसे भी अपने पास ही डिवाइड कर लें। भला बाहर देने से हमें क्या फायदा हो रहा है? हमारा तो लॉस ही हो रहा है ना। अगर हमारा फायदा नहीं हो रहा है तो बाकी लोगों का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। देखो, इस बारे में आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम उस हिस्से को कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे, उससे बहुत से लोगों को हेल्प मिलती है जो कि हम बंद नहीं कर सकते। अब जल्दी चलो, हमारी मीटिंग होने वाली है। इतना कहकर रोहन और यश अपने ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। वह शाम को पवन अपने घर पहुंचता है और ये बात ऋतु को बताता है। उन लोगों को चैरिटी करके कुछ ज्यादा ही अच्छा बनना है। अरे हम दुनिया में आए हैं, इतने खर्चे होते हैं, पहले अपना खुद का तो फायदा कर लो, उसके बाद दूसरों का फायदा कर लेना। और अगर उन्हें दूसरों के बारे में इतनी चिंता हो रही है तो पूरे हिस्से के बराबर 3 हिस्से करने के बाद अपने हिस्से में से क्यों नहीं वो चैरिटी में लगा देते हैं? लेकिन उन्हें उसमें से मेरा भी हिस्सा मानना है ना। खुद भी तो अच्छे खासे बंगले में रह रहे हैं और धर्मात्मा बनते हैं, अपने शौक तो सभी को पूरे करने हैं। तुम सही कह रही थी, ये बिजनेस है, लेकिन उनके पास सब ज्यादा है, उनका कुछ तो करना ही होगा। बिल्कुल करना होगा, वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बल्कि मैं तो कुछ खतरनाक करने के बारे में सोच रही हूँ। आखिर ऋतु और पवन के दिमाग में ऐसा क्या खुराफाती चल रहा था जिसे वह अंजाम देने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ रोहन और यश के घर में लीजिए, सभी बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़ों का मजा लीजिए। सभी बैठकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा रहे थे। मम्मी पकौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ बिल्कुल, पकौड़े खाकर तो मजा आ गया। सच में ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का तो अलग ही मजा होता है। ऊपर से हीटर की गर्माहट, ओह चैन मिल गया। इस तरह उनके दिन गुजर रहे थे। लगभग कुछ ही दिन बाद जब रोहन और यश अपने ऑफिस में बैठकर सारा काम कर रहे थे, तब पवन उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। क्या ये वही मीटिंग वाले और डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ वही है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो यानी हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? अरे नहीं, बस तुम दोनों जल्दी से इस पर दस्तखत कर दो, इसके बाद मैं इन्हें ले जाकर सबमिट करवा दूंगा। इस तरह पवन उन कागजों पर रोहन और यश के दस्तखत करवाकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं और ठीक 2 दिन बाद पवन अपने एक दोस्त को लेकर रोहन और यश के घर पहुँचता है। पवन को वहाँ देखकर रोहन उससे पूछता है, अरे क्या बात है पवन, आज अचानक से आना कैसे हुआ? किसी काम से आए हो या फिर तुम्हें हमारी याद आ गई तो हमसे मिलने आ गए? काम तो है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। हाँ कहो, क्या काम है? तुम्हें अभी इसी वक्त अपना घर खाली करना। अब इस घर पर तुम्हें से किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। ये घर और तुम्हारा सारा बिजनेस मेरे नाम हो चुका है। ये बात सुनकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या यार पवन, जाकर कैसी तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुमने दिन में पी ली है? और अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक है।
अरे रोहन, ये कोई मजाक नहीं है, मैं तो सच कह रहा हूँ। सब कुछ मेरे पास है, मेरे नाम हो चुका है, तो मैं अभी इसी वक्त घर खाली करना होगा। देखो यार, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमारे घर में आकर तुम हमें ही हमारा घर खाली करने के लिए कह रहे हो। खाली चले जाओ यहाँ से, हम समझेंगे कि तुमने नादानी में ऐसा कहा है। अरे दोस्त, इन्हें बताओ जरा सच क्या है। देखिए, अब आपके घर पर और बिजनेस पर आपका 1% भी अधिकार नहीं है। सब कुछ पवन के नाम हो गया है और आप दोनों ने खुद उन ट्रांसफर्स के कागज पर सिग्नेचर किए हैं। अरे क्या कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं पापा, मुझे खुद नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लगता है आप सब कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। अभी मैं सब बता देता हूँ। अभी 2 दिन पहले जो तुमने अर्जेंट डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, वो कुछ और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के कागज थे। अब चलो जल्दी करो, घर खाली करो, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते। रोहन और यश को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके दोस्त ने ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। दोस्ती के नाम पर तुम बहुत बड़ा कलंक हो। तुम्हारे जैसा दोस्त तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तुमने हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है, लेकिन तुम किसी के साथ धोखाधड़ी करके बच नहीं सकते। याद रखना हमारी बात। अब मजबूरन परिवार वालों को थोड़ा बहुत सामान पैक करके वहाँ से जाना पड़ता है। इस तरह पूरा परिवार एक ही बार में राजा से रंग बन गया था। अभी थोड़ी देर पहले सभी अपने आलीशान घर में रह रहे थे और अब वहीं पलक झपकते ही सभी रोड पर आ गए थे। सब पैदल चलते हुए कड़ी ठंड में अपना सामान लेकर जा रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 मिनट पहले तक सब ठीक था और अब अचानक से इतना बड़ा झटका लग रहा है। हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? सब कैसे होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत करके सब कुछ कमाया था और कुछ ही पल में सब हमारे हाथ से चला भी गया। अब हमारे परिवार का क्या होगा? मम्मी पापा, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल सही कहा। हम इस तरह हार नहीं मानेंगे। मानते हैं कि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी है, लेकिन हमें इस समस्या से कैसे भी करके बाहर निकलना ही होगा। सभी बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी बच्चों की हालत ठंड के मारे खराब हो रही थी। मम्मी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हम अपने घर में आराम से इधर आगे क्यों नहीं बैठे हैं? मैं इतना ज्यादा चलकर बहुत थक गया हूँ। चलो ना मम्मी, घर वापस चलते हैं। बच्चों की इस बात का बड़ों के पास कोई जवाब नहीं था। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद सभी के दिल तार-तार हो गए थे, लेकिन अब बच्चों को भी तो समझना था। तब प्रीति प्यार से उन्हें समझाते हुए कहती है, बच्चों, अभी हम घर नहीं जा सकते। अब वो हमारा घर नहीं है, हमें दूसरी जगह पर घर बनाना होगा। अच्छा, तो यानी हम कोई दूसरे अच्छे घर में जा रहे हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें जब कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था, तब वो एक बहुत ही पिछड़े इलाके में पहुंचते हैं, जहाँ पर काफी खाली जगह थी। वहाँ पर लोगों के छोटे छोटे घर थे। वही छोटी सी जगह थी जहाँ पर वो रुकने का फैसला करते हैं। हम सबको यही रुक जाना चाहिए। लेकिन भाभी, हम यहाँ कैसे रुकेंगे? इतनी कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। ये खुले मैदान में सर्दी में रहना कितना मुश्किल होगा। ऐसा भला कैसे चलेगा? हाँ, खुले में तो हम नहीं रह सकते, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। मुझे लगता है कि हमें एक तिरपाल बना लेना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो उससे एक जगह मिल जाएगी और ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इस तरह जगह जगह भटकने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पर अपने लिए रहने का थोड़ा इंतजाम कर लेते हैं। अब वह 4 बड़े बड़े डंडे इकट्ठा करते हैं जो खाली प्लॉट में रखे थे। उसके बाद वह मोटी नीली पन्नी से अच्छे से उसे ढक देते हैं। ऊपर और चारों तरफ की साइडों को अच्छे से ढक दिया जाता है। छोटा सा रहने को तिरपाल तो लगा दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरह हमारी ठंड नहीं रुकेगी। ना तो ओढ़ने के लिए रजाई या कंबल है और ना ही बचाने के लिए गर्म बिस्तर या चटाई। ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा, लेकिन सब कुछ लाने के लिए पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास तो पूरी कौड़ी तक नहीं है। हम बस ईंट का एक चूल्हा बना सकते हैं और उस पर लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी को भगा सकते हैं। उसके बाद अगल बगल से कुछ ईंट इकट्ठी करने के बाद वह लोग आसपास से थोड़ी बहुत लकड़ी भी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद आग जलाने पर सभी को थोड़ी राहत मिलती है। अब आग जलाने पर थोड़ी बहुत राहत तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हम रह नहीं सकते। ना तो कुछ खाने को है, ना बर्तन है, ना सोने के लिए जगह है। ऐसे कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? पता नहीं हमारा क्या होगा, कैसे हम आगे रह पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी बड़े परेशान थे। आग सेक कर ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है और सबको बहुत भूख लग रही थी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी प्लीज घर चलो ना। मुझे नया घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर बहुत ठंड भी लग रही है और खाने को भी कुछ नहीं है। मुझे घर पर जाकर आराम से बिस्तर पर सोना है। मम्मी, बेटा माफ करना, हम अपने पुराने घर वापस नहीं जा सकते। वो घर हमसे छीन लिया है। ये बात सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी अब हमें यहाँ पर इस छोटे से टेंट के अंदर ही रहना होगा। ना तो हमें खाने को खाना मिलेगा, ना ही सोने के लिए कोई जगह मिलेगी। ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊंगा। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ भी खाने को ला दो ना पापा। दोनों बच्चों को इतना बेबस देखकर सभी बड़ों का दिल बहुत दुख रहा था। रात को सभी जैसे तैसे करके बैठे बैठे सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सब उठते हैं। तब समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा तो कब तक चलेगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भूखे प्यासे भी कब तक रह पाएंगे? मैं बाहर जाकर कहीं से खाने का इंतजाम करता हूँ। यश और रोहन दोनों भूखे पेट वहाँ से चले जाते हैं और मजदूर वाली लाइन में लगकर पूरा दिन मजदूरी करते हैं। तब जाकर उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो खाना लेकर आते हैं। थोड़े से चावल आए हैं, यही खिलाकर बच्चों का पेट भर दो। हाँ, आज पूरे दिन मजदूरी की और उसके बाद उन पैसों में यही मिला। उसके बाद वही सूखे चावल सभी थोड़े थोड़े खा लेते हैं, जिसके बाद उनका पेट तो पूरी तरह नहीं भरता, लेकिन सूखे चावल खाकर ही सही उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। उसी रात फिर से वो सब लकड़ी की आग जलाकर सेक रहे थे कि बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से उनका तिरपाल पूरी तरह टूट जाता है। अरे ये एक छोटा सा जुगाड़ किया था, वो भी नाकामयाब हो गया। इतनी ठंड में हम कैसे रह पाएंगे? पता नहीं कैसे सब होगा। यहाँ पर हमारा रहना बहुत मुश्किल है। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारा कहीं पर रहने का इंतजाम हो सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह खाली जगह पर नहीं रह सकते। ना तो इससे हमारी ठंड रुकेगी और ना ही हमारे लिए सुरक्षित है। शाम को ही सभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी एक बड़े से जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल की शुरुआत में ही वहाँ पर उन्हें एक बरगद का पेड़ नजर आता है, जिसके ऊपर की तरफ एक चबूतरा बना हुआ था। देखो, यहाँ पर चबूतरा बना है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ जंगल में रुकना सही रहेगा?
हाँ, बाहर उस खाली मैदान से अच्छा तो हमारा यहाँ पर जंगल में रहना ठीक रहेगा। हम जंगल के ज्यादा अंदर नहीं, बाहर की तरफ ही हैं। यहाँ पर हमें खाने के लिए भी बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ तक कि हमारा ढंग से बचाव भी अच्छा हो सकता है। हाँ, हम यहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं जिसे जलाने के बाद हमें थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। अब रोहन, यश, सीमा और प्रीति चारों मिलकर जंगल से कुछ लकड़ी काटते हैं तो सीमा और प्रीति देखते हैं कि वहीं थोड़ी दूर पर सारी सूखी घास उगी हुई थी। ये सूखी घास हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हाँ, इससे हम सर्दी से बचने के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं। वो चारों सारा सामान लेकर वापस अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। सूखी घास की मदद से चबूतरे को साफ किया जाता है और बीच में लकड़ी जलाकर सभी उस रात तो चबूतरे पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठने के बाद चलो कम से कम रात को थोड़ा बहुत चैन से सो पाए, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, मेरी भी भूख के मारे जान निकली जा रही है। यहाँ पर जंगल में हमें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। हम अभी देखकर आते हैं। सीमा और प्रीति जंगल के अंदर जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों पर फल फ्रूट नजर आते हैं जिन्हें लेकर वो वापस आती हैं। हमें कुछ फल मिले हैं, फिलहाल इन्हें खाकर ही थोड़ा पेट भर लेते हैं। सभी फ्रूट्स खा लेते हैं जिसे खाने के बाद उन्हें थोड़ा ठीक लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ जंगल में भी हम इस तरह खुले में कब तक रहेंगे? इस तरह सर्दी का पूरी तरीके से उपाय नहीं मिल पाएगा। हमें यहाँ पर ही अपना घर बसाना होगा। लेकिन जंगल में घर बसाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हाँ, भला हम यहाँ जंगल में अपना घर कैसे बसा सकते हैं? तभी सीमा की नजर जाती है कि एक चबूतरे से नीचे जाते हुए छोटे जानवर जैसे गिलहरी पेड़ के तने के अंदर ठंड से बचने के लिए चली जाती है। उन्होंने उसे अपना घर बनाया था जिससे सीमा को आइडिया आता है। ये उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। इस बड़े से बरगद के पेड़ के पास चबूतरा बना है, इसी के अंदर हम अपना घर भी बना सकते हैं जैसे गिलहरी ने बनाया है। हाँ, इसके अंदर भी चबूतरा बनाकर नीचे की तरफ गड्ढा खोदकर हम इसके तने में अपने लिए घर बना सकते हैं। बस हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर इसमें घर बन सकता है तो हम थोड़ी क्या ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे भी इस टाइम हम बेघर हैं, हमें कैसा ही सही लेकिन घर मिल जाए तो थोड़ा ठीक होगा। इस तरह सभी अपने अपने काम पर शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। सभी की कड़ी मेहनत के बाद पेड़ का तना खोखला करने के बाद चबूतरे के जरिए नीचे जाते हैं और वहाँ पर भी सारा ढांचा बनाकर तैयार कर देते हैं। वाह, अब ये जगह कितनी ज्यादा खुली हो गई है। काफी मजबूत और टिकाऊ भी लग रहा है, एकदम घर की तरह। हाँ, अब इसमें ठंड नहीं लगेगी हमें। हालांकि अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है, लेकिन बाहर से तो बहुत ज्यादा ठीक है यहाँ अंदर। चिंता मत कीजिए माँ जी, हम आपकी बाकी की ठंड का भी जुगाड़ कर देते हैं। अभी प्रीति और सीमा दोनों मिलकर जो सूखी घास लेकर आई थी उससे अंदर से घर को पूरी तरह कवर कर देती है, जिसके बाद घर काफी गर्म हो जाता है। साथ में सभी के लिए घास की मदद से एक मुलायम सा बिस्तर बनाया जाता है और बाकी घास को जोड़कर एक बड़ी सी रजाई भी बना दी जाती है। अरे वाह, अब तो घर कितना ज्यादा गर्म लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ मम्मी, यहाँ पर अब हमें बिल्कुल गर्म गर्म लग रहा है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रही। क्या अब हम यहाँ पर रहेंगे? हाँ बेटा, हमें यही रहना होगा। अगर यहाँ रहना है तो फिर ठीक है, लेकिन हम उस टेंट में नहीं रहेंगे, वहाँ पर बहुत ठंड लगती है। नहीं बेटा, चिंता मत करो, अब हमें टेंट में वापस जाने की जरूरत नहीं है। देखना, हम इसी को बहुत अच्छा घर बनाकर रहेंगे। घर तो बन गया, लेकिन भाभी हम रसोई कैसे बनाएंगे? अब हमें यहाँ पर थोड़े लंबे समय तक गुजारा करना है तो उसके लिए एक रसोई भी तो होनी ही चाहिए। चिंता मत करो, हम रसोई का भी हल निकाल देते हैं, लेकिन रसोई हम बाहर बनाएंगे। चबूतरे से होते हुए वो सब बाहर आते हैं और वहाँ पर डंडों की मदद से दीवार बनाया जाता है जिससे चारों तरफ से घास से अच्छे से ढक दिया जाता है ताकि ठंड अंदर ना आ सके। अब सीमा कुछ ईंट और पत्थर लेकर आते हैं, उसकी मदद से वो चूल्हा बना देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ केले के पत्तों को इकट्ठा करके पत्तल भी बना दी जाती है। प्रीति भी थोड़ी दूर से कुछ चिकनी मिट्टी लेकर आती है। ये तो तुमने बहुत सही किया प्रीति, इससे हम अपने लिए बर्तन बना सकते हैं। बस फिर दोनों अब बर्तन बनाने का काम भी शुरू करती है। बर्तन बनाकर उन्हें अच्छे से सुखा दिया जाता है और इस तरह उनका घर और रसोई जंगल में तैयार हो जाता है। चलो, अब हमारा सारा काम तो हो गया और अब इस पर कल हमारे लिए अच्छे से गर्म पानी कर देना। कल नहा धोकर अच्छे से साफ सुथरा बनकर मैं एक अच्छी सी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा। क्या पता कहीं नौकरी मिल जाए। हाँ, कल से हम अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करेंगे। शुक्र है कि हम अपने साथ कुछ अच्छे कपड़े लेकर आए थे जो आपका इंटरव्यू के लिए काम आएंगे। अभी मुझे जंगल में थोड़ा सा साग मिला था, आज हम उसी को बनाकर खा लेते हैं। अब वह सब थोड़ा सा साग बनाकर और जंगल से फल इकट्ठा करके खा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद सभी पेड़ में बने अपने घर में घास के बिस्तर पर घास की रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। इससे सभी को ठंड नहीं लग रही थी और उनका ठंड से अच्छा बचाव हो जाता है। अगले दिन सुबह सीमा चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी, जिसके बाद रोहन और यश दोनों नहा धोकर अपने अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ से काम की तलाश में जाते हैं। बस भगवान जी हमारे बच्चों को अच्छी जगह काम मिल जाए। भाग्यवान, अब तो सब सही होगा। भगवान जी ने मुसीबतों में हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है, अब आगे भी वही दिखाएंगे। इस तरह पूरा परिवार मुसीबत की घड़ी में भी हार नहीं मानता। कुछ दिन तक तो रोहन और यश को काम नहीं मिलता, लेकिन फिर एक शाम रोहन और यश खुशखबरी लेकर अपने पैर के नीचे वाले घर में आते हैं। हमें कंपनी में काम आखिर मिल ही गया और वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी है और अगर हमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी तो हम अच्छा सा घर किराए पर लेकर अपना गुजारा अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, और तब तक के लिए हमारा ये घर है ही। इस तरह रोहन और यश काम पर जाना शुरू करते हैं। हालांकि उन्हें घर खर्च चलाने के लिए कुछ रुपयों की भी जरूरत थी और अभी सैलरी आने में काफी समय बाकी था। इसीलिए सीमा और प्रीति जंगल से लकड़ी काट कर बाहर बेचना शुरू करती है ताकि घर में 2 पैसे आ सके और वह खाने के लिए आटा खरीद सके। पूरा दिन लकड़ी बेचने के बाद दोनों आटा खरीद कर आती है। आज हम आप सभी के लिए रोटी और हरा साग बनाएंगे। फिर तो खाने का मजा आ जाएगा, बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिलेगा। उसके बाद सीमा और प्रीति दोनों ही बाहर रसोई में खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद सभी को पेड़ वाले घर में खाना परोसा जाता है। बड़े दिनों बाद सभी सब्जी रोटी खा रहे थे और सभी का पेट भरा था। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। इतने दिन में आज पेट भरा है। सच में अनाज की कीमत अब पता चल रहा है कि भूखे पेट रहना कितना मुश्किल होता है। एक पेट पालने के लिए इंसान को कितना कुछ करना पड़ता है। अब अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है। सीमा और प्रीति जंगल की कुछ चीजों को ले जाकर बाहर बेचती है, जिससे दिन भर के लिए राशन आ जाता है और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल पा रहा था। इस तरह महीना गुजरता है तो रोहन और यश को अब उनकी सैलरी मिल जाती है। हमें अब चलना चाहिए और अपने लिए किराए का एक अच्छा सा मकान देखना चाहिए। हाँ भैया, चलो आज हम दोनों जाकर देखते हैं। रोहन और यश किराए के लिए मकान देखने जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें पवन और उसका परिवार सर्दी में तड़पता हुआ नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं। अरे पवन, तो तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अरे मेरे दोस्त रोहन, बस तुम्हें क्या बताऊं, तुम दोनों के जाने के बाद बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो गया, जिससे मैं कर्जदार हो गया। उसके बाद तो मेरा सब उजड़ गया, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। इसीलिए तो कहते हैं हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वरना कब हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास है।
मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अगर हो सके तो प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अब रोहन और यश देखते हैं कि पवन का परिवार भी ठंड से कांप रहा था और बहुत ज्यादा परेशान था। पवन के दोनों बच्चे ठंड में रो रहे थे। अब दोनों उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। चलो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं इस समय सब कुछ झेलना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी वजह से ही सही, लेकिन हम इस हालत में थे इसलिए अच्छे से महसूस कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ। रोहन और यश पवन के परिवार को भी जंगल वाले अपने घर में ले आते हैं, जहाँ पर उन्हें ठंड से राहत मिलती है। पवन और उसकी पत्नी सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमारी लालच ने हमें अंधा कर दिया था। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बहुत शर्मिंदा है। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रोहन और यश की कमाई अच्छी हो गई थी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ किराए के एक अच्छे मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप इस घर में अकेले रह सकते हैं, जगह की परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर तुम भी मेहनत से काम करोगे तो दोबारा सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस घर को बनाया था, इस जंगल के घर में हमें सर्दी से बचाया। हाँ, ये बहुत गर्म और अच्छा है, सर्दी में आपको परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर रोहन अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। इस तरह रोहन का परिवार पवन के परिवार को ठंड से बचने के लिए आवाज देता है, जबकि पहले पवन की लालच ने रोहन के परिवार से ही आवाज छीना था, लेकिन उनकी नेकी और बहादुरी ने उन्हें वापस में एक छोटा सा